वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम चालू करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 6। मेरा नाम प्रतीक खत्री है और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल प्रतीक खत्री। मैं यहाँ पे कॉमर्स के जो 12th कॉमर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। जो चार मेन सब्जेक्ट्स है, जैसे अकाउंट्स है, स्टेट्स है, ओसी इकोनॉमिक्स है, मैं उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। आते हैं इंट्रोडक्शन पे। In recent year, most of the nation of the world are facing economic and social problem like poverty, unemployment, inflation, depression. World is worried about these problem. It is a fact that each nation has tried to solve these problem in their own manner, but till now, these problem cannot be solved. Developed and developing countries and economically developed countries are trying, but they cannot attain the full level of unemployment. As a result, unemployment has become a global problem today. In India, also problems of unemployment is a long-term issue. That is why in plans, the object of removal of unemployment is prioritized. But even economic development in the problem of unemployment has increased instead of declining. This is a limitation of planning system. In developing India, on one hand, high population growth rate, and on the other hand, insufficient economic development made problem of unemployment more serious. बोल क्या रहा कि पूरे दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो है ही है, और इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इसलिए बहुत सारा ऐसे कुछ प्लान्स आए थे इंडिया में, 5 ईयर प्लान, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूवल को प्रायोरिटाइज किया गया था। पर जितने हद तक अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करनी थी उतने तक हो नहीं पाई और उल्टा बढ़ गई। और इससे हुआ ये एक लिमिटेशन थी प्लानिंग सिस्टम की इंडिया में। तो इससे और वैसे भी पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत हाई है इंडिया में, तो और डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है इसकी वजह से। और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दिन भर दिन और बढ़ती ही जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अभी इसका एक मीनिंग देखते हैं। जब एक इंसान को वो विलिंग होता है काम करने के लिए, जो वेज रेट है उसके ऊपर, पर उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें और भी कुछ और फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, जो अनएम्प्लॉयड है। पर जो नोटिसेबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो एक लेबर की होती है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है प्रोफेसर AC पिगो ने। A person can be called unemployed only when he is willing to work but is not able to find work. ये बोल क्या रहा है कि एक इंसान को काम करना है पर उसको काम नहीं मिल रहा, तभी वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अगर आप याद करके एक लिख के आओ एग्जाम में, आपके 2-3 मार्क कहीं पे नहीं गए। तो आप समझ रहे हो, मतलब अगर एक इंसान को काम करना है पर उसको काम नहीं मिल रहा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो प्रोफेसर पिगो की डेफिनेशन वही बोल रही है। अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट बी एबल टू फाइंड देयर वर्क। In short, unemployment is a situation where a person is ready and capable of working at the current wage rate but does not get work। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पर्सन रेडी है काम करने के लिए और वो केपेबल भी है वर्किंग के लिए, वो भी करंट वेज रेट पे, और उसको काम नहीं मिल रहा, तब बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो अगर एक बंदा रेडी है करंट वेज पे काम करने के लिए, along with a रिक्वायर्ड स्किल,
और उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम बोलेंगे अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अ कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और सिमिलरली अगर एक पर्सन है जो विलिंग नहीं है और जो रेडी नहीं है काम करने के लिए और उसको काम नहीं मिल रहा, तभी हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो रेडी ही नहीं है काम करने के लिए। और इस टाइप के पर्सन को हम बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। मतलब यहाँ पे बताया गया टोटल 2 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो है अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक कंपल्सरी नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे पर्सन रेडी ही नहीं है काम करने के लिए। तो इससे होता क्या है कि जो बच्चे हैं और जो एल्डर पीपल है और जो वीक पीपल है, जिनको काम नहीं करना, तो वो एक्टिव वर्क फोर्स का पार्ट नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो? मतलब अगर बंदे को काम करने की इच्छा है करंट करंट वेज रेट पे भी, पर उसको काम नहीं मिल रहा, तभी हम बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो मेन प्रॉब्लम है वो है एक्टिव वर्क फोर्स में। मतलब वर्क फोर्स जो एक्टिव है पर फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है। अब एक्टिव वर्क फोर्स क्या है? एक ऐसा एज ग्रुप जो 15 से लेके 64 ईयर्स तक हो, उसको हम बोलेंगे एक्टिव वर्क फोर्स। तो तभी इसको अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया और कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें बंदे को काम करना होता है, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल भी होती है, पर उसको उसको करंट वेज पे भी काम करना होता है और उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम बोलेंगे अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और यही एक पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। बाकी वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है और वो सोसाइटी में डिग्निटी के साथ नहीं जी सकता। तो तभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, पर वो सोशल, एथिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। तो मतलब अगर जो बंदा अनएम्प्लॉयड बैठा होता सोसाइटी में, उसकी इज्जत नहीं होती। तभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, पर सोशल और एथिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होती है। अब ये अलग अलग टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो जो टाइप्स डिस्कस करने से पहले हमें द नेचर ऑफ इकोनॉमी को समझना चाहिए। क्योंकि जो डेवलप कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अलग अलग टाइप की है। तो जनरली डेवलप कंट्री में जो लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड रिजल्टेड फ्रॉम ट्रेड साइकिल क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। बोल क्या रहा है कि जो ट्रेड साइकिल होता है, जैसे बिजनेस का ट्रेड साइकिल है, कभी मंदी आती है तो कभी तेजी आती है, तो उससे जो वर्कफोर्स की डिमांड ज़्यादा या कम होती है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। मतलब कभी कभी सपोज एक फैक्ट्री है डेवलप कंट्री में, उसमें कभी कभी लेबर चाहिए जब तेजी हो, पर जब मंदी हो तभी लेबर नहीं चाहिए। तो उससे इफेक्टिव डिमांड पे असर पड़ता है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है।
और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। तभी उसमें साइक्लिक और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा होगी। और अगर अगर उसकी इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ा दें, इफ़ेक्टिव डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ा दें, मतलब अगर मंदी को हटा के और तेज़ी लेके आएँ, तो ये दोनों फ्रिक्शनल और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ठीक कर सकते हैं, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। पर जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है और लेबर सप्लाई कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, तो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस आ रही है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा। मतलब एक पर्सन है एक काम के लिए, मतलब एक काम के लिए टोटल 10 पर्सन है, तो किसी एक को ही काम मिलेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तभी जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है, वो बहुत लोअर पेस पे बढ़ रहा है आगे एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये साइक्लिक प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री में यही प्रॉब्लम होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म। तो मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अगर जब तक स्ट्रक्चर सुधारा नहीं जाएगा, तब तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व नहीं होगी। तो अगर कुछ सोशल मेजर लेके आए इंडिया में और पॉलिटिकल चेंजेस लेके आए, तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इंडिया की आप सॉल्व कर पाओगे। और इसी को बेस्ड करके श्री राजकृष्णा कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की 2011 और 12 में। इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बताए गए, नेचर एंड टाइप्स। पहला है टाइम, मतलब ये टाइम, इसमें अभी ये एक ऐसा टाइप है जहाँ पे एक पर्सन विलिंग होता है काम करने के लिए, उसकी कैपेसिटी भी होती है काम करने की, पर उसको काम नहीं मिलता मोर देन 28 आवर्स अ वीक। मतलब यहाँ पे है क्या, उसकी कैपेसिटी है काम करने की, वो विलिंग भी है काम करने के लिए, पर उस पर्सन को 28 घंटे से ज़्यादा वीक में काम नहीं मिलता। तब हम बोलेंगे कि वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है। पर जो लोग 28 घंटे से ज़्यादा वीक में एम्प्लॉयड है और लेस देन 42 आवर्स इन वीक में एम्प्लॉयड है, तो उसको हम बोलेंगे लेस इंटेंसिवली एम्प्लॉयड। अब ये टर्म जो घंटे हैं आप अच्छे से याद रखना, ये अब आपको एमसीक्यू में बहुत अच्छे मार्क दिला पाएंगे। बहुत सिंपल है, एक पर्सन विलिंग है काम करने के लिए, उसकी कैपेसिटी भी है, पर उसको वीक में 28 घंटे से ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे कि वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है। पर उसको 28 घंटे से ज़्यादा ज़्यादा तो मिल रहा है, पर 42 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रहा, मतलब 28 और 42 घंटे के बीच में मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लेस इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। दूसरा आता है इनकम टाइप। जब पर्सन को बहुत कम इनकम मिलती है एज कंपेयर टू देयर वर्क, तो इससे पुअर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पुअर है। तो ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है कम इनकम की, वो मोस्टली रूरल एरिया में, मतलब गांव के इलाके में देखी जाती है। ऐसे एक एग्जांपल है कि जहाँ पे 30,000 एक महीने में रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उसकी बेसिक फैमिली की नीड सेटिस्फाई हो पाए, पर वो सिर्फ 15,000 अर्न कर पा रहा है या फिर उससे भी कम, तभी हम बोलेंगे कि वो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अनएम्प्लॉयड है। मतलब अगर जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी वो सेटिस्फाई नहीं कर अपनी इनकम से, उस पर्टिकुलर काम से, तो हम बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तीसरी आती है विलिंगनेस, कि एक पर्सन तो विलिंग है काम करने के लिए और वो एलिजिबल भी है काम करने के लिए,
और उसको जॉब नहीं मिल रहा, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, समझ रहे हो, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा है, अच्छी है, और वो विलिंग भी है, और उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा लोअर जॉब एक्सेप्ट कर रहा है और उसको लेस इनकम मिल रही है उसके काम के लिए, तभी हम बोलेंगे वो अंडर एम्प्लॉयड है। सपोज एक सीए एज अ क्लर्क की जॉब कर रहा है, ऐसा कभी होता तो है नहीं, पर अगर सीए क्लर्क की जॉब कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो विलिंगनेस के रूप में अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब पर्सन के पास काबिलियत है, उसके पास काम करने की इच्छा है, और उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से थोड़ा कम काम मिल रहा है, मतलब थोड़ा लो ग्रेड का काम मिल रहा है, लो कैडर जॉब मिल रही है उसको, साथ में उसको कम भी इनकम भी कम मिल रही है, तभी हम बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। चौथा आता है प्रोडक्टिविटी। जब एक लेबर उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कम काम कर रहा है एज कंपेयर टू उसकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, तभी भी हम बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। सपोज एक पर्सन की कैपेसिटी है 20 मीटर का क्लोथ बनाने की, और वो सिर्फ 10 मीटर ही बना रहा है, तो बोलेंगे कि वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है। टोटल यहाँ पे हमने कितनी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखी? टाइम, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी। टाइम में क्या आता है कि एक पर्सन को विलिंगनेस है उसको काम करने की, उसको कैपेसिटी भी है, पर उसको वीक में 28 घंटे से ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, तो बोलेंगे इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। अगर 28 से ज़्यादा मिल रहा है पर 42 से ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो बोलेंगे लेस इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। दूसरा आता है इनकम टाइप का। सपोज एक पर्सन एम्प्लॉयड तो है पर उसकी इनकम कम है, जिससे वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ये उससे उसकी पुअर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तभी भी हम बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तीसरा है विलिंगनेस। एक पर्सन की विलिंगनेस भी है और उसके पास एलिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है काम करने की, मतलब उसके पास एक अच्छी एक अच्छी डिग्री है, और उसको उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा, उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, और उसको इनकम भी कम है, तभी हम बोलेंगे विलिंगनेस के रूप में अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। चौथा आता है प्रोडक्टिविटी, कि एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो 20 मीटर कपड़ा निकाल सकता है दिन में, और उसको सिर्फ 10 मीटर का काम मिल रहा है, तभी हम बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। वो भी एक बहुत अच्छा रॉड है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब नीचे कुछ मेजरिंग रॉड्स दिए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग क्या है? कि जो इंडिविजुअल है वो रेडी है करंट वेज रेट पे काम करने के लिए, और उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, और उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अपनी नीड्स जो फुलफिल अपनी जो नीड्स होती है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा इससे, तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। मतलब जब एक पर्सन रेडी होता है काम करने के लिए करंट वेज रेट पे, और उसके पास क्वालिफिकेशन भी होती है, पर उसको कोई जॉब नहीं मिलती, तभी हम बोलेंगे फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। तो अगर एक इसका रीज़न क्या होता है? जब एक कंट्री में लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है फास्ट रेट पे, और वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी बहुत फास्ट हो रहा होता है, तभी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइप का, वो ज़्यादा सिटीज़ में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। तो open unemployed people are those who migrate from villages to city in search of job. People suffering from open unemployment are less educated and less trained. People with open unemployment cannot work and cannot get work, but such people consume goods and spend
hence they become a burden and reason for low productivity. मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो भले अनएम्प्लॉयड है पर वो खर्चा कर रहा है, गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो सोसाइटी के लिए बर्डन बन जाता है और बहुत बड़ा रीज़न बनता है लो प्रोडक्टिविटी के लिए। तो जो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो 15 से 25 साल के बीच में जो एज का ग्रुप है उसमें देखा जाता है। ये जो ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल है उनका करेक्ट नंबर निकालना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर के थ्रू, दूसरा एक तो सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई के थ्रू, तीसरा सेंसस के थ्रू। पहला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स के थ्रू, दूसरा सैंपल सर्वे लेबर सप्लाई के थ्रू और तीसरा सेंसस के थ्रू। अभी आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब एक लेबर अपनी जो जितनी उसकी कैपेबिलिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो अपनी लेस केपेबल जॉब को एक्सेप्ट करता है, तभी हम बोलेंगे वो अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब एक लेबर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी कम केपेबल जॉब एक्सेप्ट कर लेता है मजबूरी में, तो उसको हम बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब एक लेबर है, वो विलिंग है और रेडी है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करने के लिए, और उसको उतने टाइम के लिए काम नहीं मिल रहा और उसको कम घंटों के लिए या कम दिनों के लिए काम मिल रहा है एज कम्पेयर टू जितना वो विलिंग है, तभी भी हम बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। सपोज एक इंडस्ट्री में एक लेबर इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड में काम कर रहा है और उसको सिर्फ 5 घंटे काम मिल रहा है इंस्टीड ऑफ 8 घंटे, तभी हम बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। तो रूरल इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो होती है उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक सीजन में किसान बहुत काम करता है तो दूसरे सीजन में वो बिल्कुल फ्री होता है, तभी हम बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में उनको उतना ही काम मिलता है जब वो सोविंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, बाकी के टाइम पे वो फ्री होते हैं, तो तभी उनको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे। क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली मानसून पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे गांव इलाके में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक अच्छा दौर पे गुजर नहीं रहा। मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वहाँ के जो काम कर रहे लेबर वो अनपढ़ है, तो इससे वो मानसून पे ही डिपेंड होता है कम्प्लीटली। तो इसलिए वो सीजनल नेचर की अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसे अगर कोई कोई इंडिविजुअल है उसको उनकी डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिल रहा और वो थोड़ा कम काम एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब थोड़ा अपने कम तबके का काम एक्सेप्ट कर रहा है, तभी भी हम बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। सपोज एक पर्सन के पास कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री है और वो गैरेज में काम कर रहा है, तो बोलेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। अभी तीसरा आता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और ये टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में बहुत कॉमन, मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बोल क्या रहा है? जब बहुत सारे पर्सन, टू मैनी पर्सन आर एम्प्लॉयड at the given level of technology and very few person are removed from work, the total production does not change.
देन देयर एग्जिस्ट अ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सपोज एक जगह पे 10 लोग काम कर रहे हैं, पर अगर उन 10 में से 5 को निकाल दें, फिर भी काम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम बोलेंगे कि वहां पे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक काम को करने के लिए अगर जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड किए गए हैं, तो बोलेंगे कि वहां पे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? गिवन द रिसोर्सेस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन in overpopulated developing economies, agriculture sector has zero marginal productivity, then such countries are said to be discussed unemployed। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास रिसोर्सेस है और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी है, एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, तो उस कंट्री में डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। इंडिया में पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, पीपल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कर रहे हैं और बहुत हाई रेट पे इसकी डिमांड हो रही है। पर इंडिया में जो डेवलपमेंट है अलग अलग सेक्टर्स का, वो बहुत पुअर है, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत ही हैवी बर्डन है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब मोस्टली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में काम कर रही है, पर एग्रीकल्चर में इतनी प्रोडक्टिविटी होती नहीं है, पर फिर भी उसमें पूरी की पूरी फैमिली जो सपोज एक गांव के इलाके में पूरी की पूरी फैमिली एग्रीकल्चर में लगी पड़ी है। तो अगर वहां पे एक फार्म में जहाँ पे 5 मजदूर से ही काम चल जाता था, वहां पे 10 लोग लगे पड़े हैं, तभी हम बोलेंगे कि वहां पे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इससे होगा क्या कि अगर उसमें से कुछ मजदूर निकाल दे तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी हम बोलेंगे कि अगर जो जो 5 मजदूर थे उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल जीरो थी, तभी हम उसको बोलेंगे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिटीज में भी, सिर्फ रूरल एरिया में नहीं है, सिटीज में भी कुछ इंडस्ट्री में और कुछ बिजनेस में ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, जिसमें लेबर बॉर्न आता है फैमिलीज में, जिसका वेजेस अच्छे से पे नहीं किया जाता मॉनेटरी टर्म्स में, तो उस देश में आप डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देख पाओगे। अब यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल भी दिया है कि सपोज एक 10 हेक्टर का लैंड है, उसको मैक्सिमम उसमें 5 लेबर ही चाहिए, but due to unavailability of work anywhere else, the other 3 member of family also join the same, but even after they join, the total production does not increase at all, then other 3 labor are said to be discussed unemployed। अब ये बोल क्या रहा है कि एक 10 हेक्टर का लैंड है जिसमें काम करने के लिए सिर्फ 5 मजदूरी चाहिए, पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। घर के जो फैमिली के मेंबर है घर पे, वो 3 लोग बिल्कुल फ्री बैठे हैं काम करने के लिए, तो 3 लोग और आ गए फार्म में काम करने के लिए, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं हुआ, तभी हम बोलेंगे कि वो लोग डिस्कस्टली अनएम्प्लॉयड है। और यूजुअली इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो विजिबल नहीं होती, पर वहां पे जो उनका जो काम कर रहा है उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, तभी हम बोलेंगे कि वहां पे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। चौथा आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में देखी जाती है, जहां पे इन्वेस्टर और सेविंग क्लास
अलग अलग क्लास होती है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करती है। मतलब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं और जो लोग सेव करते हैं, वो दोनों अलग अलग लोग होते हैं। तब वो एक इक्विलिब्रियम करता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। अब एक बहुत डीप बात है, हम उसको अभी आप आगे और डीप में समझते हैं। तो कई कई बार इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी फेस करती है या फिर डिप्रेशन फेस करती है। अच्छा, ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में आती है मोस्टली। तो प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो लोग की इनकम भी ज़्यादा होती है। तो समझने वाली बात है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा ही होगी इकोनॉमी में। और सेम टाइम पे जब डिप्रेशन आता है, तब लोग इन्वेस्ट कम करते हैं, इससे प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे साइक्लिक और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। ये नाम याद रखना, साइक्लिक और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। अमेरिका ने 1929 और 30 में बहुत सीवियर डिप्रेशन फेस किया, जिसका इफेक्ट बहुत सारी अलग अलग कंट्री ने फेस किया। तभी उसको लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन बोला था। तो अभी भी अमेरिका, इंग्लैंड इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। तो अभी अभी इंडिया भी थोड़ा कैपिटलिस्ट मार्केट बन रहा है, तो इससे भी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आप इंडिया में देख पाओगे। जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है, वो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखती है। मतलब जब डायमंड में तेजी आती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। और अगर डायमंड इंडस्ट्री में मंदी आती है, तो काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं वहाँ पे भी। तो अगर तेजी और मंदी के हिसाब से जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब इन्वेस्ट ज़्यादा हो, जैसे अगर तेजी है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ेगा। तो अगर डिप्रेशन है, तो उसमें प्रोडक्शन कम होगा, तो साथ में इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। उसको साइक्लिक और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्री में आता है। तो अगर इसको ठीक करना है, तो इसमें होगा क्या कि सिर्फ लोग इन्वेस्ट करें और ज़्यादा प्रोड्यूस करें चीज़ें, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उस देश में होनी चाहिए जब ये टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट चले। तो उससे होगा क्या, ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर की रिक्वायरमेंट आएगी, और लेबर की रिक्वायरमेंट आएगी, तो ये वाला प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्व हो जाएगा। और साथ में कंट्री में डिमांड भी क्रिएट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इससे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ था साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये है क्या? जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसमें डिमांड का चेंज आता है और प्रोडक्शन का चेंज आता है, क्योंकि लोगों के जो टेस्ट है और प्रेफरेंसेस हैं, नई टेक्नोलॉजी आने के थ्रू चेंज होते हैं, और उससे अलग अलग गुड्स भी मार्केट में एंटर होते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग गुड की डिमांड थी वो कम हो जाती है, और नए टेक्नोलॉजी और नए गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो उससे होता क्या है कि जो लोग एग्जिस्टिंग गुड प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल दें, एक एक ऑफिस में एक क्लर्क है जो मैनुअली एंट्रीज कर रहा है,
पर अभी उसके जगह कंप्यूटर आ गया, तो अब उस क्लर्क की तो ज़रूरत रही नहीं। जो भी एंट्रीज थी वो कंप्यूटर कर देगा। तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब नए गुड्स आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग मैनुअल वर्कफोर्स है उसकी ज़रूरत चली जाए या फिर कम हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई डेवलप नेशन है उसमें जो ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम है वो न्यू प्रोडक्शन सिस्टम से रिप्लेस हो रहा है, तो जो ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम था वो बंद हो जाएगा। तो उससे होगा क्या? जो लेबर उस ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम में थे, वो काम कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई है। क्योंकि और इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। सपोज स्मार्टफोन ने रिप्लेस किया ओल्ड मोबाइल फोन्स को, तो जो लेबर एंगेज हुए थे प्रोडक्शन और सेल्स के ओल्ड मोबाइल फ़ोन के लिए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आगे कुछ कॉजेज़ दिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ वजह दी है आगे। इंडिया में जो इंफॉर्मेशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो प्लानिंग कमीशन में पब्लिश की जाती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जर्नल होता है वो भी पब्लिश करता है। जो भगवती कमेटी भी एस्टेब्लिश की गई थी अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए, तो ये मैग्नीट्यूड और कॉज दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। मतलब पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? प्लानिंग कमीशन से, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट से। भगवती कमेटी भी एस्टेब्लिश की थी अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए, और इन सब से एक अच्छा मैग्नीट्यूड मिलता है और कॉजेस मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट की, वजह मिलती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1951 में कुछ स्टेप्स प्लान किए थे सरकार ने, और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो नहीं पाई। तो प्लानिंग के एंड के टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंफॉर्मेशन थी कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके एंड में 53 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। जो 304 लाख लोग हो गए फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक, और 348.5 लाख हो गए नाइन्थ 5 ईयर प्लान तक। मतलब ये दिखा रहा है कि भले प्लानिंग कमीशन ने कितना भी प्लान किया, और वो चाह के भी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर पाया। और ये दिखाता है कि इंडिया बहुत एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड लिमिटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मतलब इसका बहुत जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि लेबर की सप्लाई बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है बहुत कम स्केल पे राइज हो रही है। इससे सेविंग भी बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट भी कम है इंडिया में। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी काफ़ी लिमिटेशंस है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में।
अब कुछ अभी मेन रीजन पे आते हैं। एक तो है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पेस पे ग्रो कर रही है इंडिया में, और तो लेबर की सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लेबर की सप्लाई, पर सामने उतनी ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं हो रही है। तो उससे हो क्या रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। तो बहुत सारे लोग इंडिया में अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड है। इंडिया में हर साल 1.7 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो इससे समझने वाली बात है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और बहुत सारे लोग इंडिया में अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि लेबर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, पर आगे उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि ग्रोथ रेट इंडिया में कम है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम पेस पे ग्रो हो रही है इंडिया में। तो वो लेबर की सप्लाई को मीट नहीं कर पा रही, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में। दूसरा आता है स्लो राइज इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। मतलब इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट का राइज और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में रिलेटेड है। और प्लानिंग पीरियड में जो कंटिन्यूअस इंक्रीज चाहिए था ग्रोथ में, वो हो नहीं पाया। तो तभी इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिमेन जॉबलेस ग्रोथ। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, सॉरी 10th 5 ईयर प्लान में, जो ग्रोथ रेट था वो 7.6% था, और वही 7.8% हुआ 11th 5 ईयर प्लान में। पर फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत ज़्यादा है, और यही बढ़ता ही जा रहा है। भले प्लानिंग हो रही है, पर इतनी अपॉर्चुनिटीज बन रही है नहीं बन रही है, और ओल्ड और न्यू एंट्रेंट्स के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो बहुत लिमिटेड रहा, और जो कुछ दूसरे सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के अलावा, उनमें बहुत स्लो ग्रोथ रही। तो उससे हुआ क्या, लेबर सप्लाई बढ़ती गई, पर सामने इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई नहीं, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है स्लो राइज इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है इंडिया में, और एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। वो क्या रहा है कि इंडिया में जो नेशनल इनकम है बड़ी तो है, पर साथ में पॉपुलेशन भी उतने ही रेट से बढ़ी है, और इनफैक्ट ज़्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो उससे होता क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है उस कंट्री की बहुत लोअर पेस पे बढ़ रही है एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कम बढ़ रही है, तो और एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोग अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि लोग सेव और इन्वेस्ट कर नहीं पाते। तो जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में और अदर सेक्टर में ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मतलब नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, पर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उससे पर कैपिटा इनकम कम हो रही है। पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, तो लोग सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लोग सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ बननी चाहिए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बन नहीं पा रही है। तो लोग अनएम्प्लॉयड ही रह रहे हैं। तो एक साइकिल है ये भी। अब आगे आता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। तो इंडिया में है क्या, इंडिया में कैपिटल की भी कमी है, और इंडिया में एक अबंडेंस ऑफ लेबर है।
तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को हमें अपनाना चाहिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू ये इम्प्लीमेंट भी किया था। इंडिया ने हैवी और बेसिक इंडस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दिया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो इसमें ज़रूरत क्या थी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ध्यान दे दिया इंस्टीड ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे। मतलब इससे हुआ क्या, जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में काम कर रही थी और ये जो सेक्टर था वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में सरकार ने हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जो थी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो उससे हुआ क्या, जो ये डेवलपमेंट की जो प्लानिंग थी वो लार्ज पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड ही रही। तो ये बोल क्या रहा है, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था तो उसमें मैकेनाइजेशन अडॉप्ट हुआ, पर एम्प्लॉयमेंट बहुत स्लो रेट पे इंक्रीज हुआ क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो लेबर का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था उसका भी अच्छे से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट हुई लेबर को सेव करने के लिए। तो रेलवे और इरिगेशन और रोड और कंस्ट्रक्टिव और पब्लिक सेक्टर के अलावा स्टेट ने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल की। तो उससे हुआ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इंडिया का था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था और एग्रीकल्चर लेबर इंडस्ट्री सेक्टर था। और सरकार ने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ध्यान ज़्यादा दिया सेकेंड 5 ईयर प्लान में, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही गया। तो इसीलिए भगवती कमेटी ने रिकमेंड किया, जो बनी थी एम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए, और वेंकट रमन कमेटी ने भी ये बताया और सजेस्ट किया कि लेस मैकेनाइजेशन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है उसको हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो लेबर फोर्स है उसको जो अबंडेंस ऑफ लेबर फोर्स है उसको काम मिलता रहे। तो ये कुछ कॉजेज थे। बाकी के जो कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के वो अभी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस है तो इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। मैंने पूरा इकोनॉमिक्स के, ओसी के और स्टेट्स के और अकाउंट्स के प्लेलिस्ट बना के रखी है पूरे फ्री में, आप उसको एक्सेस कर पाओगे कभी भी। तो आई होप हम अभी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।